नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप, और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल आप देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश जी, विनोद अग्निहोत्री जी, रामकृपाल सिंह जी और राकेश शुक्ला जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और आज शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबर से, जहां पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। आज लगभग जो वोटर्स हैं वो 41 लाख के करीब, उम्मीदवार 223, जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ के 9 जिले हैं, कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से 12 रिजर्व सीट्स हैं। वहां पर आज वोटिंग हो रही है सुबह से। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 23% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में वैसे तो खेती, किसानी से लेकर कई मुद्दे हैं, लेकिन ऐन चुनावी बेला पर जिस मुद्दे ने एक नई लाइन लेंथ सेट करने की कोशिश की है, इस चुनाव के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है, उसमें सबसे अहम राजनीतिक भ्रष्टाचार वाला मामला, जिस पर बीजेपी भूपेश बघेल सरकार की घेराबंदी में जुटी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप के बहाने करप्शन को केंद्रीय मुद्दा बना दिया है। चुनावी मौसम में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी के आक्रामक कैंपेन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह ने भूपेश बघेल को विकास के मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दे दी। इसे भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में वोटिंग से एक रात पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तस्वीर ट्वीट की है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये एक्स पर पोस्ट की है भूपेश बघेल ने। ब्लैक सोफे की तस्वीर है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के नाम की एक तरफ चिट चिपकाई गई है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल के नाम की चिट चिपकाई गई है और चुनौती दी गई है, अमित शाह जी जगह, समय, तारीख बता दीजिए। यानी मंच तैयार है, मतलब बघेल तैयार हैं चर्चा के लिए। बघेल को अमित शाह का इंतजार है, ये संदेश जो भूपेश बघेल ने इसके जरिए दिया है। तो अब चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं छत्तीसगढ़ के पंडरिया विधानसभा इलाके में एक रैली में अमित शाह ने भूपेश बघेल को जो चैलेंज दिया था, जिसके जवाब में बघेल की तरफ से ये सोफे वाली तस्वीर पोस्ट की गई है। सुनिए जरा। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो। अमित शाह जी आए और बलैया में रणबीरपुर के सभा में मैं चुनौती स्वीकार करते अमित शाह जी ने कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल की गुजरात और 5 साल में कांग्रेस सरकार के जो उपलब्धि है, एक बारे में चर्चा करने को मैं तैयार हूँ। चाहे वो जेल में समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो कर ले और वो चाहे वो मंच में तैयार छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार बघेल मॉडल, मतलब विकास का मॉडल छत्तीसगढ़ का, जिसको पेश किया जाता है, और उसी को लेकर ये चर्चा की चुनौती जो गृह मंत्री दे रहे थे, जिस पर भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया आइए मंच हमने सजा दिया। लेकिन इस सब के बीच भ्रष्टाचार, करप्शन वो बड़ा मुद्दा है जो खास आज चुनाव वाले दिन गर्मा रहा है। और ऐसे में सवाल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, बीजेपी का दांव करप्शन, किस और इलेक्शन। मुझे लगता है विनोद जी से शुरुआत करते हैं। आज जब वोटिंग हो रही है तब भी हम देख रहे हैं आक्रामक अंदाज में भ्रष्टाचार को लेकर घेराबंदी कांग्रेस की नहीं, सीधे भूपेश बघेल की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इसका फायदा नुकसान क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखिए, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू से की है, और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को केंद्रीय मुद्दा बनाने का ऐलान किया था। लेकिन अभी जो इलेक्शन में बिल्कुल ताज़ा मामला आया है महादेव ऐप का, मान लीजिए, तो उसको लेकर के ज़्यादा भाजपा आक्रामक है। लेकिन ये दुधारी तलवार है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल को दागी साबित करना चाहती है, और भूपेश बघेल पलटवार करके एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो राकेश जी, क्या भ्रष्टाचार वाला ये मुद्दा या महादेव बेटिंग ऐप वाला ये मुद्दा, ये एक सियासी दांव के तौर पर भी देखा जाएगा बीजेपी के? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस पुराने मुद्दे को भी उठा रही है, जिसमें
भूपेश बघेल सरकार के कुछ अधिकारियों को भी पकड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद ये महादेव ऐप वाला भी एक मुद्दा आ गया, जिसमें साफ तौर पे 508 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी को देने की बात कही जा रही है। उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन चुनाव के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा सीधे, यानी लेन देन सीधे मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने की बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तो हमने देखा किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आते हैं और बाकायदा रामकृपाल जी भू पे वो इस तरीके के शब्द सामने लेकर आते हैं और घेराबंदी सीधे भूपेश बघेल की। देखिए रोमाना जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा करीब करीब हर इलेक्शन में रहता है जी। ऐसा नहीं है कि किसी एक इलेक्शन में, हमेशा रहा है। और मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में बहुसंख्यक जनता करप्शन में चाहे मजबूरी से ही वो जीती है, जानती है किस लेवल का करप्शन है, किस लेवल पर। हमारे यहाँ तो एक न्यूजीलैंड के एक सोशियोलॉजिस्ट ने किताब लिखी है और पूरा दुनिया के करप्शन पर उसने स्टडी की है। उसने कहा है कि भारत में अद्भुत चीज है, यहाँ तो ईश्वर को भी लोग घूस देने की बात करते हैं। तो इंसान की छोड़िए, दुनिया में और कहीं भी ऐसा नहीं है। यहाँ तो अगर हमारा काम बन गया भगवान तो हम 1.25 किलो का लड्डू, 1.25 किलो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, या 20 रुपए का, 21 रुपए का, 100 रुपए। तो जहाँ पे जनता ईश्वर को ब्राइब करने तक की उसके डीएनए में है, वहाँ कितना चलेगा। लेकिन एक बात है, लेकिन रामकृपाल जी आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है जरा अभिज्ञान जी को आना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय राजनीति में जब कांग्रेस सत्ता में होती है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो बहुत आसानी से वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर जाते हैं। यूपीए 2 के समय में हमने देखा था, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार। अब की बार बीजेपी सरकार, तो ये वही भ्रष्टाचार वाला दाव है, इसका इस्तेमाल वही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस, भूपेश बघेल, उनके खिलाफ किया जा रहा है। 3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली रख दो। इंडियन पॉलिटिक्स के प्ले का ये साइकोसिस है, बहुत एक्यूरेट बात कही है, क्योंकि ये मानस को, जनमानस को असर करता है और असर इस लिहाज से करता है कि अब वो उसकी आदी हो गई है। ये कोई निर्णायक नहीं होता, इम्यूनिटी आ गई, इम्यूनिटी आ गई है। आप 13 की स्थिति से बाकी चीजों की तुलना ना करें, क्योंकि 13 की स्थिति अलग थी और बीजेपी ने कस के भुनाया उसको और बुरी तरह से कांग्रेस गिरी। 40 सीट के आसपास ये पार्टी आ गई। अब क्या होता है कि व्हेन यू मेक योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और आप देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी या इस तरह के कोई फैक्टर नहीं काम कर रहे हैं जी, तो सबसे इफेक्टिव तरीका अगर आप किसी को डायरेक्टली हिट करना चाहते हैं जी, तो ये कि किसी न किसी तरह से उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए। ये फ्लीटिंग चार्जेस होते हैं। मतलब ये आरोप लगाना भी आसान है, प्रूव होगा नहीं होगा, जब समय जांच है। होगी तब पता बिल्कुल, चलेगा। बिल्कुल, अब जब तक जांच होगी तब तक पता चलेगा, हाँ चर्चा हो जाए। जैसे भूपेल ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने एक सोफा लगा दिया, अपना नाम रख दिया और हटी गए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आइए इसी पे बैठिए, दुनिया का मीडिया बुला लीजिए और लेट्स डिस्कस फैक्चुअल पॉइंट से कि कौन कितना करप्ट है। अब बीजेपी इतने में उत्साहित हो गई, अभी तक कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, बिल्कुल वोट के दिन। और मैं जरा साफ बोलूंगी, देखिए बड़ी खबर आ गई है, बघेल सरकार पर पीएम मोदी ने सीधा हमला बोला है। सीएम ऑफिस सट्टेबाजी का अड्डा, ये वही मुद्दा है जिसको लेकर पिछले कुछ दिन से बीजेपी आक्रामक अंदाज में भूपेश बघेल की घेराबंदी कर रही है। महादेव बेटिंग ऐप वाला मामला जिसमें निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उसी मुद्दे को लेकर पीएम का सीधा छत्तीसगढ़ के सीएम पर यह अटैक। सीएम ऑफिस सट्टेबाजी का अड्डा, उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। सुनिए जरा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना भूपेश बघेल पर साधा। उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे क्या आप? आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
तो अब तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चुनावी रैली में निशाने पर सीएम को लिया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी का ये दांव करप्शन वाला छत्तीसगढ़ का इलेक्शन अब इससे कितना प्रभावित होगा, किस ओर जाएगा छत्तीसगढ़ का इलेक्शन। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, चुनाव के दौरान ही छत्तीसगढ़ का सुकमा, वहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग हो गई है। नक्सली वोटर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद वहां पर फायरिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में सुकमा में आज एक आईईडी ब्लास्ट की भी खबर आई थी, जिसमें एक जवान घायल हुआ। और अब यह जानकारी मिल रही है कि सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग, नक्सली वोटर्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, क्या अपडेट मिल रहा है? क्या एक बार फिर से उस पोलिंग बूथ जहां पर नक्सली मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खदेड़ने में पुलिस कामयाब हो गई है क्या? देखिए, अब तक इसकी जानकारी तो नहीं मिली है कि खदेड़ने में कामयाब हो गई है, लेकिन रोकने में कामयाब जरूर हो गई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेट ये है कि जैसा हमने बस्तर आईजी से बात करके दर्शकों को बताया था कि यहाँ किसी युद्ध से कम नहीं है मतदान करवाना, और वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि अब सोचिए कि किसी मतदान केंद्र पर जाकर नक्सलियों का अटैक कर देना और पीजीएल जैसे हथियार से अटैक कर देना, निश्चित तौर पर उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। अभी जो खबर, इसीलिए तो हजारों की तादाद में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो 20 विधानसभा सीटें जहां पर आज पहले चरण में वोटिंग हो रही है और इनमें से कई नक्सल प्रभावित सीटें हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता और मुस्तैद इंतजाम किए गए हैं। और उत्साह जो है मतदाताओं का वो आज वाकई में देखने के लिए बन रहा था। पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर और शुरुआती 4 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। शुरुआती 4 घंटे में छत्तीसगढ़ में 11% वोट, माफ कीजिएगा, सुबह 11 बजे तक 23% वोट डाले जा चुके हैं। ये इस वक्त का बड़ा आंकड़ा। शुरुआती 4 घंटे में 11 बजे तक 23% मतदान हुआ है। अगर 2018 की बात की जाए तो यही जो 20 सीटें थी, इन पर 77% वोटिंग हुई थी। तो क्या वो आंकड़ा आज छुआ जा सकेगा, उसको पार कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड नया बनेगा? इस पर हमारी नजर। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज 3 चुनावी राज्यों के तूफानी दौरे पर पीएम हैं। करीब 6 घंटे में पीएम मोदी 3 राज्यों को कवर करने वाले हैं। और कौन कौन से ये राज्य हैं जान लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 चुनावी राज्य जहां जनसभा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर की रैली से कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश के सीधी में रैली करने जा रहे हैं और फिर शाम को चुनावी राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में बैकवर्ड क्लास आत्मगौरव सभा को संबोधित करेंगे पीएम। बीजेपी ने इन चुनावी राज्यों में किसी को सीएम कैंडिडेट तो घोषित किया नहीं है, कोई चेहरा बीजेपी की तरफ से आगे नहीं किया गया। पीएम मोदी ही यहां सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, तेलंगाना में पीएम मोदी की बैकवर्ड आत्मगौरव सभा जो हैदराबाद के एक स्टेडियम में होने जा रही है। और यह जानना जरूरी है कि तेलंगाना में ओबीसी आबादी करीब 52%। इसके बावजूद तेलंगाना और संयुक्त आंध्र में आज तक कोई ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं बना। तेलंगाना वाले दाव के जरिए बीजेपी देश की ओबीसी आबादी साधने की जुगत में है। लोकसभा की 250 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी है। देश की 400 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर ओबीसी समाज का असर माना जाता है। पीएम मोदी की बैकवर्ड आत्मगौरव सभा से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में किसी पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो फिर सीएम की कमान किसी पिछड़ी जाति से आने वाले नेता के हाथ में थमाई जाएगी। मैं आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, भाजपा की सरकार बनाइए। भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। अब उनके नेता यहाँ आके कहते हैं हम ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यहाँ आपको 2% वोट मिलेगा और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाओगे? तो इसी मुद्दे पर अब चर्चा करेंगे। बीजेपी का दाव बैकवर्ड, नजर फॉरवर्ड। और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि आप समझ जाएंगे किस तरीके से बैकवर्ड को लेकर जो जुगत लगाती हुई बीजेपी यहां नजर आ रही है, उसके टारगेट पर या फिर मिशन 2024 ही है ना शुक्ला जी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए 2 मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो करप्शन का इशू लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे को वहाँ पे स्टैंड कर दिया गया है। और जो कांग्रेस जातिगत गणना के मुद्दे को कंधे पे लाद के चल रही थी, वो इस मुद्दे को नीचे उतार के मैं भ्रष्ट नहीं का झाड़ा लगा रही है। ये तो हो गया 3 राज्यों का। अब आप तेलंगाना में जाइए, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी वहाँ ओबीसी का इशू स्टैंड कर रही है। तो कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही कि वो काउंटर कैसे करे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के सेट किए गए एजेंडे से अपने एजेंडे को फीड कर सके। ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है। ये मुश्किल है कांग्रेस के सामने, या फिर कांग्रेस ने ऐसा चैलेंज, ऐसी चुनौती बीजेपी के सामने रख दी है कि तेलंगाना में जाकर ये बैकवर्ड गौरव सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली करनी पड़ रही है? क्योंकि ये जितने राज्य हो रहे हैं, यहां पर कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा है हम सत्ता में आएंगे तो फिर हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। विनोद जी, देखिए, ऐसा है कि अब जो बैकवर्ड फोकस बीजेपी कर रही है जी, या भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है, दरअसल नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया। हाँ। और नैरेटिव कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में, आज भी वो ऐसा ये कह रहे हैं कि रख दिया, कंधे से उतार के रखा नहीं है। कल भी प्रियंका गांधी बैकवर्ड की बात कर रही है। बिल्कुल। तो वो कांग्रेस अपना जो एजेंडा है उसको बाकायदा, चाहे तेलंगाना और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह वो उस मुद्दे को उठा रही है। हाँ। अब बीजेपी को समझ में आ रहा है क्योंकि बैकवर्ड उसका वोट बैंक है। 2014, 2019 हर में बैकवर्ड ने बड़े सारे वोट दिया है। तो कहीं वो खिसक न जाए, इसलिए वो इस पर आ गए। और देखिए, प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमारे लिए एक ही जाति है, वो है गरीबी। लेकिन जिसको लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि साहब अगर एक ही जाति है गरीबी, तो फिर प्रधानमंत्री बार बार क्यों बताते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं? इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि बीजेपी का ये ओबीसी कार्ड क्या कांग्रेस की काट साबित होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्यों में आज रैली, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तेलंगाना में होने वाली वो रैली जिसके जरिए पिछड़ों को साधने की बीजेपी की कोशिश है। इसीलिए सवाल ये, अभिज्ञान जी आइए, बैकवर्ड कार्ड से कांग्रेस की काट बीजेपी ने तलाशी? नहीं, मैं ऐसा थ्योरीज को नहीं मानता। हाँ, लेकिन जो विनोद अग्निहोत्री पॉइंट्स रख रहे थे, जो आप पॉइंट्स रख रहे थे, ये गंभीर मुद्दा क्या है और लोगों को जरा सरल करके मैं कोशिश करता हूं। मैंने अपनी किताब में भी ये प्रयास किया है, क्योंकि जाति जो है वो बहुत पेचीदा विषय है। सरल करके बताने की बात यह है कि 2014 के बाद से विद द राइज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिज प्रोजेक्शन एज अ बैकवर्ड, सबसे बड़ा हिंदुआइजेशन शिफ्ट जो भारतीय जनता पार्टी के हक में हुआ वो बैकवर्ड का हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार कर दिया कि सवर्णों को साथ रख के वो बैकवर्ड को अपने साथ ले आई। अब प्रॉब्लम ये हो रही कि कास्ट सेंसस को जब से उछाला गया है, और आपको स्वाभाविक है जब उसके आंकड़े कभी भी निकल कर आएंगे तो वो फ्रिटर करेगी जातियों को, नई जातियां उभर सकती हैं। ऐसा पता चल सकता है कि फला जाति के तो ज्यादा आंकड़े हैं। इस देश में बड़े बड़े नेता 3%, 2.5% की जाति लेकर, नीतीश कुमार से लेकर रामविलास पासवान तक राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। So there will be a case of caste assertion. BJP is smart enough to realize this, and so is Congress. तो ये इतना आसान विषय नहीं है कि किसको क्या लाभ हो जाएगा, किसको एकदम से। अगर आप 2 महीने से देखिए जी बिल्कुल, लेकिन रामकृपाल जी, जिस तरीके का नैरेटिव है कांग्रेस की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है, जाति जनगणना कराओ, हम जिन जिन राज्यों में सत्ता में आएंगे जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना ताकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी वाली बात। एक जो बात कही जा रही थी जिसका अभी जिक्र कर रहे थे अभिज्ञान जी यहाँ पर, कि साहब देखिए ना, आप सबसे बड़ा पिछड़ों का चेहरा कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में जो कहा जाता है कि एक दौर ऐसा आया कि कमंडल में ही मंडल समा गया, लेकिन अब ये जो विपक्ष अपनी राजनीति आगे बढ़ा रहा है, तो ये तो कमंडल वर्सेस मंडल वाली राजनीति, और उसी की काट के लिए अब पिछड़ों को साधना जरूरी है। देखिए, जैसा कि अभी आपने भी एक बात कही थी जी, नरेंद्र 2014 के बाद से जो पिछड़ों का 37% करीब, और ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है, ओवरऑल देश का हिस्सा है, 37% पिछड़े जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि 14 में, 17 में, 19 में, 22 में वो इंटैक्ट रहे हैं, कोई उसमें से कहीं नहीं गया है। अब जैसे एक नया आया है कास्ट सेंसस की बात, जैसे कुछ हो रहा है। अभी अभिज्ञान जी ने जो एक बात कही थी, मैं आपको यहाँ पहले भी कोट कर चुका हूँ, बहुत बड़े हिस्टोरियन और फिलोसफर रहे हैं भगवत शरण उपाध्याय। उनकी एक किताब है भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, बहुत पुरानी किताब। उन्होंने उसमें लिखा था कि ये जो बैकवर्ड क्लास है ये जन्मना द्विज न होने से कर्मणा द्विज होने की तरफ बढ़ेगा।
यानी वे तमाम कर्मकांड जो हिंदू समाज के हैं उसको अपनाएगा, क्योंकि उसका सोशल एम्पावरमेंट का एक ही तरीका होता है कि मैं कैसे ब्राह्मण की तरह दिखूं, कैसे राजपूत की तरह दिखूं। उन्हीं से दबाया गया। हाँ बताओ। और ये जो बात इन्होंने कही कि बीजेपी ने, मोदी ने एक बैकवर्ड, कि मैं बैकवर्ड हूं और राम का भक्त हूं, राष्ट्र का भक्त हूं, तो ये जो फ्यूजन किया उसको अब चाहे वो जो भी रीजन रहा हो, आज बीजेपी के पास जो 37% है उसमें बढ़ोतरी हो न हो, उसको बचाए रखने की सबसे बड़ी जरूरत है कि जो ये अभी सारी कांग्रेस की एस्पिरेशन बात सिर्फ आई कास्ट है, से जुड़ी हुई होगी। यहाँ पर क्लास को लेकर जो एक एस्पिरेशन होती है कि वो जो लोअर मिडिल क्लास है वो चाहेगा कि वो मिडिल क्लास तक पहुंचे, और इसके लिए अगर रिजर्वेशन एक हथियार के तौर पर उसको मिलेगा तो क्या उसको धार देती हुई यहाँ पर ये जातिगत जनगणना की राजनीति नजर नहीं आएगी? और क्या एक वो तरीका नहीं हो सकता है चैनलाइज करने का, खुद को ऊपर लाने का? और उसी वजह से क्या मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति 2.0 24 में देखने के लिए मिलेगी? वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आ रही है कि दिल्ली में प्रदूषण से राहत तो आज भी नहीं है, और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त नजर आ रहा है होता हुआ। टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। दिल्ली में ऑड इवन के नियम को सुप्रीम कोर्ट ने अवैज्ञानिक करार देते हुए दिल्ली सरकार से पूछा है जो स्मोक टावर्स बंद हैं वो कब शुरू होंगे? पराली से खाद बनाने के दावे का क्या हुआ? ये वो सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार से पूछे गए हैं। स्मॉग टार बंद क्यों? पराली से खाद का क्या हुआ? पंजाब में पराली क्यों जल रही है? ये वो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठाया जा रहा है। देखिए, लगातार पंजाब में जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है उसी का असर ये कि दिल्ली में दंग उठ रहा है। प्रदूषण का स्तर इतने खतरनाक लेवल्स पर पहुंच चुका है कि ग्रैब 4 दिल्ली में लागू है, जिसके चलते कई तरीके की पाबंदियां जो दिल्ली में लगी हुई हैं। लेकिन यह हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, दिल्ली एनसीआर का यह हाल है। चाहे नोएडा हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे गाजियाबाद हो, हर जगह 700 पर पहरा है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। सरकार कोई भी हो कि साहब किसानों को मदद दी जा रही है, पराली इस बार जलानी नहीं पड़ेगी, पराली का समाधान किसानों को दे दिया गया है। लेकिन जब ये महीने आते हैं ना, अक्टूबर के आखिर का, नवंबर का महीना, तो इसी तरीके से 700 पर एक बार फिर से पहरा बैठता है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है सुनवाई में, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल मौजूद हैं, जरा उनसे ही अपडेट लेते हैं। निपुण, बताइए जरा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो तुरंत रुकनी चाहिए। पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में और दिल्ली में भी, जहां पर भी ये ऐसा हो रहा है, और हर जगह स्थानीय स्तर पर एसएचओ को, जो पुलिस थाने के जो इंचार्ज होते हैं, उनको इसके लिए जवाबदेह माना जाएगा और वो राज्य के आला अधिकारियों के निगरानी में, उनके नेतृत्व में वो काम करेंगे। तो सीधे सीधे स्थानीय पुलिस को जिम्मा दिया गया है। कोर्ट ने खास तौर पर पंजाब की स्थिति पर ही चिंता जताई है कि पंजाब में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ये कहा है कि पंजाब में धान की जो किस्म उपजाई जाती है, जिसके लिए एमएसपी मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, उस किस्म को साल के इन्हीं महीनों में बाद में जलाया जाता है, उसके फसल के अवशेष को। तो उस किस्म का उत्पादन बंद होना चाहिए। सरकार दूसरी किसी फसल को प्रोत्साहित करे एमएसपी देकर, ताकि पंजाब में उत्पादन बंद हो जाए। साथ ही साथ दिल्ली में जो स्मोक टावर बंद हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कुछ आश्वासन भी दिया गया है सरकारों की तरफ से कि किसी तरीके की कोई राहत आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी, कुछ एक्शन लिया जाएगा? देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे बड़ी बात यह कही गई कि दिल्ली में ये जो दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने का फैसला लिया है, ये अवैज्ञानिक है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि शहर में जो स्मोक टावर लगाए गए थे वो बंद क्यों पड़े, वो शुरू कब होंगे, और पराली से खाद बनाने के दावों का क्या हुआ जो सरकारों की तरफ से किया गया था कि पराली से खाद बनाएंगे किसान और पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। वो सारे दावे हवाई क्यों साबित हो रहे हैं, और दिल्ली की हवा में ये जो जहर घुला हुआ है, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश जानना चाहता है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, निपुण सहगल और अंकित गुप्ता को आप देख रहे हैं। मैं पहले आपको निपुण सहगल के पास लेकर चलूंगी और निपुण से जानेंगे कि ये जो कोर्ट में मामला है, कोई पेटिशन डाली गई थी, किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया है? निपुण, अपडेट दीजिए पूरा।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का मामला चल रहा है। ये उसी की कड़ी का एक हिस्सा है और हर साल खास तौर पे जब साल के ये महीने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां बढ़ जाती हैं क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाता है। कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की आज कि हर साल की यही स्थिति है और कोर्ट ने एनालाइज किया, जब विश्लेषण किया तो ये पाया कि जो पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं और इस समय जो दिल्ली का जो एक आबो हवा होती है, जहां पर हवा ठहरी हुई होती है, दोनों का नतीजा होता है कि दिल्ली की हवा इस समय बहुत खराब हो जाती है। तो धान की जो किस्म पंजाब में उपजाई जा रही है उसे कहीं ना कहीं दोषी माना गया है कि ठीक इसी समय वो तैयार होती है और किसान जल्दबाजी में उसे जलाते हैं। तो राज्य सरकारों ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, फसल की किस्म नहीं बदली गई। केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी अन्य फसल को प्रोत्साहन दीजिए एमएसपी देकर, ताकि किसान इस फसल को उपजाना बंद कर दें और दूसरी फसल उपजाएं ताकि ये घटनाएं ना हो, या तो धान की कोई और किस्म उपजाएं जिसको जलाने का समय ये ना रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगर ठोस आदेश की बात करें तो सीधे सीधे पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि स्थानीय स्तर पर एसएचओ को जिम्मेदार बनाएं कि वो पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाएं। ये आदेश हरियाणा, यूपी और दिल्ली के लिए भी लागू है कि पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो तुरंत रोकी जानी चाहिए, आज ही अभी से रोकी जानी चाहिए, इसके आगे कोई घटना ना हो। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ब्यौरा लेगा इसका और साथ ही साथ दिल्ली सरकार को कई पहलुओं पर आड़े हाथों लिया है। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। दिल्ली सरकार को जो कई पहलुओं पर आड़े हाथ लिया है उसमें एक ये जो ऑड इवन लागू करने का दिल्ली सरकार का फैसला है, अंकित गुप्ता, कि 13 से 20 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू रहेगा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैज्ञानिक करार दिया गया। मतलब पराली को लेकर जिस तरीके के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ये पराली जो जल रही है खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसी की वजह से दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। निश्चित तौर पर उमर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ पराली ही ये एक फैक्टर है, वो कहना भी जो है गलत होगा और ये सुप्रीम कोर्ट को भी बखूबी पता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार जो वक्त वक्त पर ऑड इवन स्कीम लागू कर देती है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये अवैज्ञानिक तरीका है, यानी कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। और फिलहाल अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में ऐसा नहीं है ये पहली बार स्कीम लागू हो रही हो, पिछले 4-5 सालों में कई बार स्कीम लागू हो चुकी है। बाकायदा अलग अलग जो संस्थान है जिसमें IIT है उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और पाया यह गया है कि ऐसा नहीं है कि ऑड इवन लागू होने से हालात बेहतर हुए हो। इससे पहले भी जब हालात बेहतर हुए वो तब हुए हैं जब हवा चलनी शुरू हुई है और मौसम थोड़ा सा बदलाव हुआ है। लेकिन फिलहाल क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऐसा नहीं है, लिहाजा यहां सांस लेने में भी दिक्कत है और आंखों में भी जलन हो रही है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो नाराजगी है वो इसी चीज को लेकर के है कि यहां जो स्मोक टावर तो लगा दिए जाते हैं लेकिन वो स्मोक टावर बंद रहते हैं। अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि एक केमिकल बनाया गया है जो अगर फसल अवशेष पर डाला जाएगा तो वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वो केमिकल है कहां? और यही सब नाराजगी है सुप्रीम कोर्ट से। नहीं, बिल्कुल इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि वो तमाम दावे जो पहले किए जाते हैं कि साहब देखिए इस बार के मौसम में बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा, पराली का हल ढूंढ लिया गया है, जब वक्त आता है, जब जरूरत होती है कि वो दावे जमीन पर उतरते हुए नजर आए, वो सब हवाई हो जाते हैं। और इस बार तो गजब हो रहा है, मुझे लगता है जरा खास मेहमानों से एक एक रिएक्शन लेना चाहिए। शुक्ला जी, जब तक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी तब तक दिल्ली का जो दम घुटता था सीधे सीधे पंजाब पर ठीकरा फोड़ा जाता था, लेकिन जब से दिल्ली और पंजाब में एक ही पार्टी की सरकार आई है तो दिल्ली सरकार की तरफ से पंजाब का नाम ही गायब हो गया है। मतलब अब सारा ठीकरा हरियाणा पर, उत्तर प्रदेश पर फोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली का दम घुट रहा है, क्योंकि जो असली समस्या है आप उसका समाधान ही नहीं कर पा रहे हैं। नवंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का बयान देखिए तो पंजाब में सरकार बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये आश्वासन दिया था कि अब पंजाब से पराली जलने की घटना नहीं होगी और दिल्ली को किसी तरह की प्रदूषण को लेकर तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। नवंबर 2022 और आज हम नवंबर 2023 में हैं, ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वाहन प्रदूषण की जो बात दिल्ली में की जा रही है, दो महत्वपूर्ण विषय मैं बताऊंगा। पहला कि यहाँ 10 साल और 15 साल की उम्र वाली गाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। नंबर 2, यहाँ CNG और इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा आ गए हैं। नंबर 3, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो सरकारी आंकड़ा है और रिसर्च है उसमें पाया गया कि 23% जो वाहन से प्रदूषण होता था वो कम हुआ है, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र से आने वाले जो बड़े वाहन हैं वो सीधे बाहर से निकल जाते हैं और जो आपके यूपी, बिहार
उत्तराखंड से आने वाले वाहन भी बाहर से निकल जाते हैं। इसकी वजह से दिल्ली में वाहन प्रदूषण को लेकर जो ये ऑड इवन की बात की जा रही है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा है कि वो अवैज्ञानिक है। देखिए, देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और जिस जाति जनगणना के बहाने देश में नया सियासी एजेंडा सेट हो रहा है, अब उसमें एक नया डेवलपमेंट सामने आ रहा है। बिहार में जाति आधार पर हुए सर्वे में सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकड़ा सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायकों को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जाति के परिवार सबसे गरीब, अनुसूचित जाति के करीब 43% परिवार गरीबी में हैं। दूसरे नंबर पर अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, इनके करीब 43% परिवार वो गरीबी में हैं। तीसरे नंबर पर अत्यंत पिछड़ा जो ईबीसी कैटेगरी है उसके परिवार आते हैं, इनके करीब 33.5% परिवार जो हैं वो बेहद गरीब हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं अत्यंत पिछड़ा मतलब जो ओबीसी कैटेगरी है, इनके भी 33.5% के आसपास परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं। पांचवें नंबर पर सामान्य वर्ग आ जाता है जिसके 25% परिवार गरीब हैं, और अन्य प्रतिवेदित जातियों में करीब 23.72% परिवारों की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ये जो रिपोर्ट है वो थोड़ी देर बाद मतलब 2 बजे के आसपास विधानसभा में पेश की जाएगी। फिलहाल विधायकों को ये आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं और उसी के आधार पर एबीपी न्यूज आप तक ये खबर पहुंचा रहा है। हम जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, तो जातिगत गणना जो हुई है बिहार में, अब किस जाति का क्या हाल ये भी पता चल रहा है आर्थिक तौर पर। यहां से अब सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी कि उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए, इसी को फोकस में रखकर अब योजना लाने की क्या तैयारी है सरकार की? देखिए रोमाना, जो जानकारियां पहले से मिल रही थी उसके मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि ये हर किसी के पक्ष में है। जो आर्थिक सर्वे जारी किया गया है, जिस तरह से सामाजिक आर्थिक स्थिति बताई गई है कि किस कैटेगरी में किसकी संख्या कितना ज़्यादा, कौन गरीब है, किसके पास कितनी गाड़ियां हैं, क्या आवास है, क्या पढ़ाई है, क्या सरकारी नौकरियां हैं, तो उस आधार पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की योजना कही जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब लोकसभा चुनाव हो और उसके पहले जब ये आंकड़े विधानसभा के अंदर में रखे गए हों, तब क्या सिर्फ इन लोगों के लिए जो कैटेगरी में जो गरीब हैं या जो बताया जा रहा है सर्वे में, उस आधार पर उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज देने की सिर्फ घोषणा होगी, या फिर इस आधार पर आरक्षण देने की भी बात हो सकती है? क्या ऐसे लोगों को आरक्षण दी जाए जो लोग बिल्कुल ही नितांत गरीब हैं या फिर सामाजिक स्तर पर काफ़ी पिछड़े हुए हैं? तो ये जो पूरा सर्वे है जब 2 बजे रखा जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि विपक्ष जो है इस पर कैसे रिएक्ट करता है। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है प्रकाश कुमार कि जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, जो पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर रहा है, ये आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि साहब जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनकी हालत तो पिछड़ों से भी ज्यादा खराब है। ये आंकड़ा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे लगता है जरा इस पर जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। आपको क्या लग रहा है विनोद जी? नहीं, ये तो स्वाभाविक है, ये अपेक्षा यही थी। हाँ। जिस तरह जाति जनगणना के आंकड़े आए थे तो उनके आर्थिक सर्वेक्षण के मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था। और लेकिन आश्चर्य बात यह है कि देखिए, पिछड़ों को आरक्षण मिलना शुरू हुआ 1990 के बाद से मंडल से। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिल रहा है आज़ादी के बाद से। बिल्कुल। और उसके बावजूद अगर उनमें गरीबी का स्तर ये है तो कहीं ना कहीं बेहद चिंता की बात है। और खासकर उन नेताओं के लिए जिन्होंने दलित राजनीति के नाम पर, अनुसूचित जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी और राजनीति की सत्ता की मंजिलें चढ़ते चले गए, और उनके समाज की स्थिति ये है। नहीं, मेरा सवाल इसीलिए है क्योंकि कहां तो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है पॉलिटिकल, वो ओबीसीज को केंद्र में रखकर यहां पर रचा जा रहा था, लेकिन ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं ये तो हैरान करते हैं। यहां तो जो एससी और एसटी है, अभी आप उसी की हालत देख लीजिए, तो अब तो केंद्र में पहले उसको रखना पड़ेगा, पहला नंबर एससी एसटी का लाना पड़ेगा आपको। शुक्ला जी, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या क्रीमी लेयर को बाहर कर पाएंगे? हाँ। क्योंकि जब तक आप क्रीमी लेयर को, यानी कि उसमें से क्रीम बाहर नहीं करेंगे, तब तक बाकी दूध को किसी भी तरह से लाभ नहीं दे सकते। और जब भी इस तरह की इशू सामने आए हैं तो पदों पर बैठे हुए, उच्च जगहों पर बैठे हुए इसी जाति के लोग इस बात का विरोध करते हैं क्रीमी लेयर बाहर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, रामकृपाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए,
जो आंकड़े आ रहे हैं अभी तो सरसरी तौर पर है, हो सकता है हम लोग जल्दीबाजी न करें, लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि जनरल कैटेगरी और पिछड़ा करीब करीब जितने भी हैं इनमें गरीबी का परसेंटेज बराबर है। नहीं बराबर नहीं है। नहीं, वो 25% है सवर्ण के अंदर और पिछड़ों में 34 के करीब है। 34 नहीं सब मैं जो कह रहा हूं जी, जो आप SC ST और इनको छोड़ दीजिए, जो अन्य जातियां हैं, जो अदर बैकवर्ड में आप देखिए ना, उसमें 24% के करीब ये है, सामान्य वर्ग है 25%। वो देखिए अत्यंत पिछड़ा जो है वो करीब अत्यंत की बात मैं नहीं कर रहा, और दूसरा पिछड़ा भी उतना ही है सर, उतना है। अभिज्ञान जी जल्दी से, मतलब पिछड़ा ठीक है और सामान्य वर्ग करीब गरीबी के नहीं सर, करीब 10% का फर्क है दोनों में। आइए अभिज्ञान जी। बस यही था जो आप सब लोग कह रहे हैं, आपको सुन रहा हूं मैं, आप कह रही हैं, लगातार क्वेश्चनिंग कर रही हैं, इसीलिए मैंने पहले दिन से कहा था ये वो पैंडोरास बॉक्स है। सही खुल गया, जो जब खुलेगा तो अभी ये सब नेताओं को और सब साइड के नेताओं को अभी अंदाजा नहीं है, वो जितनी राजनीति ये बात निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी इसका कोई अंदाजा अभी लगा नहीं पा रहा है। ये फिलहाल जिन है जो बोतल से बाहर आ गया है। देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप। तमाम खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और इस बीच आपको राजस्थान के नागौर लेकर चलेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, तुष्टीकरण की राजनीति, कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए, आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, तुष्टीकरण की राजनीति, कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए, आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, तुष्टीकरण की राजनीति, कई लोग ट्यूशन की फी भी देते हैं और आप पेपर लीक कर कांग्रेस पार्टी के चट्टे बट्टे को रोजगारी देते हो। शर्म आनी चाहिए गहलोत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कमल फूल की सरकार लगा दीजिए, आने वाले दिनों में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह को राजस्थान के नागौर में आप सुन रहे थे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के चुनावी रण में सीधी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हुए हैं, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हुई है, उन्हें अधिक सुविधा मिली है। आप देखिए, टेलीकॉम घोटाला करके, कोयला घोटाला करके कांग्रेस ने आपके लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। याद है ना? भूल गए? आप बताओगे तो पता चलेगा मुझे। याद है? लूटते थे कि नहीं लूटते थे? करोड़ों रुपए लूटते थे कि नहीं लूटते थे? ये आपका हक का पैसा था कि नहीं था? आपकी मेहनत का पैसा था कि नहीं था? आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पैसा था कि नहीं था? लूट लिया। भाजपा सरकार में
वो लाखों करोड़ रुपए के घोटाले बंद हो चुके हैं और घोटालों से हम जो पैसा बचा रहे हैं वो पैसा गरीब के हित में, मध्यम वर्ग के हित में लगा रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक केंद्र सरकार 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। आप आंकड़ा बोलोगे? मैं पूछूं तो आंकड़ा बोलोगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप आंकड़ा बोलोगे? मैंने कहा 2 लाख करोड़ रुपए। कितने कितने? जरा माताएं बहनें बताइए कितने कितने? 2 लाख करोड़ रुपए। इससे 80 करोड़ देशवासियों को कोरोना के संकट काल से लेकर के अब तक मुफ्त राशन सुनिश्चित हुआ। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहा। ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मैंने निश्चय लिया है, मन बना लिया है, क्योंकि ये योजना मुफ्त राशन वाली दिसंबर महीने तक ही है। लेकिन मोदी तो आपके दिल की बात जानता है और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना को आने वाले 5 साल के लिए बढ़ाने का निश्चय कर लिया है। अगर हम एक परिवार में 4-5 लोग भी मान लें तो ऐसे हर परिवार को मुफ्त राशन योजना की वजह से हर महीने। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राजस्थान में अमित शाह को सुन रहे थे आप, गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उधर छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के जरिए घेराबंदी की जा रही है। तो क्या इन चुनाव में भ्रष्टाचार ही बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हो गया है? ये एक सवाल जो बार बार लोगों के मन में आ रहा है। और उससे इतर जिस तरीके से वो जातिगत जनगणना जिसका आंकड़ा अब बिहार में सामने भी आ रहा है, तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा नैरेटिव 24 चुनाव के लिहाज से क्या लग रहा है आपको, कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है? नहीं देखिए, भ्रष्टाचार तो जैसा रामगोपाल जी ने कहा वो सतत मुद्दा है। मैं बार बार कहता हूँ, आदिकाल में जब कालिदास लिखते हैं, जब शकुंतला मिलने गई दुष्यंत से तो उसको भी उसी सिपाही को अंगूठी देनी पड़ी अपनी। उत्कोच शब्द इसीलिए संस्कृत से आया। तो भ्रष्टाचार हर चुनाव मुद्दा बनता रहा। नेहरू जी के ज़माने में भी बना और जयप्रकाश जी का आंदोलन पूरा भ्रष्टाचार पे हुआ। फिर बोफोर्स बना, फिर 2G 3G 4G सब हो गया। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार हमेशा रहेगा, हर चुनाव में रहता है। ये जो बिहार में जो हुआ है, जो आज आर्थिक सर्वेक्षण आया, ये मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब शुरू ये मुद्दा इसलिए बनने जा रहा है कि जो जातिगत जनगणना में नंबर 1 तो जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति की संख्या, ये एक पूरे नैरेटिव को बदलेगी। ये एक बहस शुरू होगी। क्लास और कास्ट, पहली बार इस देश में क्लास, हमेशा क्लास स्ट्रगल और कास्ट अलग अलग रहे। कम्युनिस्ट पार्टियां क्लास की बात करती थी, सोशलिस्ट पार्टियां कास्ट की बात करती थी। अब ये क्लास और कास्ट दोनों मिल गए हैं इस मामले में, और इसलिए ये मुझे लगता है 2024 का केंद्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। शुक्ला जी, मुझे लगता है कि जो दल खासकर बिहार में इस पूरे मामले को सामने लाकर, भले ही वो ये सोच रहे हो कि इसका हमको बड़ा फायदा होगा, लेकिन यदि ये मुद्दा पूरी तरह से सामने आया और देश के सभी राज्यों में सामने आया, तो जातिगत राजनीति करने वाले दलों को बहुत बड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा अपने ही समाज के लोगों को कि इतने साल सत्ता में रहते हुए उन्होंने उनके लिए क्या किया। तो ये
अभी के लिए भले ही नीतीश कुमार जी इस पे अपना पीठ थपथपा रहे हो कि उन्होंने बड़ा काम कर दिया है और आरजेडी भी उस पर बड़ी प्रसन्न हो रही हो कि हम ले आए, दूसरे राज्य नहीं ले आए, लेकिन यही मुद्दा उनके सामने एक बड़ा सवाल बन के खड़ा होगा। आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है रामकृपाल जी को आना चाहिए, क्योंकि वाकई में ये जो अभी आंकड़े हमने दिखाए थे, ईबीसी वाला आप आंकड़ा देख लीजिए, उसमें ईबीसी का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि माना जाता है कि साहब नीतीश कुमार का पूरा सियासी समीकरण, उसमें वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को जिस तरीके से अपने साथ जोड़ा नीतीश कुमार ने, लेकिन उसकी हालत क्या है? तो ये तो घेराबंदी खुद नीतीश कुमार की नहीं होगी। रोमाना जी, किसी के शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसको डायग्नोसिस की जाती है, दवा क्या होगी क्या नहीं होगी वो अलग की बात है। एक पता तो चल जाए ना कि शरीर की हालत मौजूदा क्या है। तो मैं समझता हूँ चाहे बिहार से सुन रहा हो, जरूरी नहीं कि बिहार में जो कास्ट है सब जगह वही हो, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर इससे क्या होगा कि भारत की पूरे देश की एक स्थिति का पता चल जाएगा। और मैं तो इस पर किसको फायदा मिलता किसको नहीं, मैं इसको स्वागत करता हूँ ताकि यथार्थ का पता चले कि जो जाति को लेकर के, कास्ट और क्लास को लेकर के जो ये तमाम बहस होती है, बहुत पहले से मैं इस बात को कहता था कि देखिए परिवर्तन वो कर सकता है जो उत्पादक श्रम से जुड़ा हुआ हो, और उत्पादक श्रम से जब जो चीज़ जुड़ती है तो वो कास्ट नहीं होगी, वो क्लास ही होगा। ठीक है। जैसे देखिए कास्ट कोई चीज़ नहीं होती है, कास्ट में अमीर भी हैं गरीब भी हैं। अभी जो आंकड़े आप दिखा रही थी ये बिल्कुल उसको नंगा एकदम सबके सामने समाज के रख देगा। जो भी राजेश शुक्ला जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उस बात को मानता हूँ कि इससे सबकी सच्चाई आ जाएगी कि सवर्ण जातियाँ कितनी अमीर हैं, कितने उसमें गरीब हैं, कितने जो बैकवर्ड। आज तक जो मैंने कहा था ना कि मक्खन और मट्ठा, दही में दो चीज निकलती है, बहुत अच्छा होगा कि मक्खन अलग हो गया, मट्ठा अलग हो गया। चलिए ठीक है। राजस्थान में देखिए आज ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस गारंटी यात्रा के जरिए गहलोत चौथी बार सत्ता की गारंटी हासिल करने की जुगत में है, लेकिन सबसे दिलचस्प टिकट बंटवारा रहा है। और टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस ने जो अंदरूनी सर्वे कराया था उसमें विधायकों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर बड़ी नाराजगी की बात सामने आई था। पार्टी में ये चर्चा जोरों पर, बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। राजस्थान में से 30 से 40% तक विधायकों के टिकट काटने की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में 1 दर्जन से ज्यादा टिकट नहीं काट पाई। हालांकि सीएम अशोक गहलोत के करीबी कैबिनेट मिनिस्टर महेश जोशी का टिकट कट गया है, लेकिन एक समय पार्टी आलाकमान को चुनौती देने वाले शांति धारीवाल का टिकट नहीं कटा है। उन्हें गहलोत कामयाब हो गए फिर से टिकट दिलाने में। एबीपी न्यूज संवाददाता जयेंद्र कुमार ने जब इसी मुद्दे को लेकर गहलोत से सवाल पूछा तो जरा उनका रिएक्शन पहले देखिए। आखिरी के जो 2 लिस्ट आए सर, एक आपके करीबी थे शांति धारीवाल, उनको मिला आखिरी लिस्ट में, एक और करीबी आपके महेश जोशी मंत्री, उनका टिकट कट गया। ये दोनों के टिकट पे बड़ी नजरें थी, आप कैसे रिएक्ट करते हैं? एक का टिकट कटा, एक को टिकट लोग जानना चाहते हैं कि गहलोत साहब को इस पर क्या कहना है। ये देखिए हाईकमान फैसला करता है, हम लोग इसमें अपनी बात ही कह सकते हैं, एक हद तक कह सकते हैं। तो अब सवाल बड़ा ये हो जाता है कि कांग्रेस का गेम राजस्थान, गहलोत या आला कमान। विनोद जी, बहुत पानी पीने की जरूरत पड़ी, गला साफ करने की जरूरत पड़ी गहलोत साहब को ये जवाब देने के लिए कि साहब महेश जोशी को टिकट क्यों नहीं दिया। देखिए इसमें एक समझौता हुआ। हाँ। सचिन पायलट के उन सारे लोगों को टिकट दे दिया गया जो उनके साथ मानेसर गए थे, और इसीलिए अशोक गहलोत के भी लगभग सारे लोगों को टिकट दे दिया गया, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, धर्मेंद्र राठौड़ और महेश जोशी। महेश जोशी के साथ चूंकि उनका ईडी का छापा पड़ा, उनके बेटे के खिलाफ कुछ आरोप लगा था, वो एक विवादास्पद हो गए थे, और यहाँ अशोक गहलोत जी को समझौता करना पड़ा कि शांति धारीवाल को उनको टिकट दिलाना था, जो उनके लिए कोटा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने शांति धारीवाल मतलब जिन्होंने सीधे कांग्रेस आला कमान पर निशाना साधा नहीं साधा था। सोनिया गांधी ने कहा था ही इज द सेम मैन। तो इस सीईसी की बैठक में उसके बावजूद शांति धारीवाल को टिकट मिलने का मतलब अशोक गहलोत अपनी लगभग 90% 95% अपनी बात बनवाने में कामयाब रहे। शुक्ला जी, मतलब गहलोत की चल रही है राजस्थान चुनाव? नहीं, कांग्रेस की तरफ से दोनों लोगों को एक बराबर तवज्जो दिया जा रहा है, पायलट और गहलोत जी। हाँ। क्योंकि पायलट के भी उन लोगों को टिकट दिया गया जो गहलोत को चुनौती दिए थे खुलेआम सड़क में। तो ऐसे में यदि पायलट के लोगों को टिकट दिया गया तो गहलोत के उन लोगों की टिकट नहीं काटी जा सकती जो चुनौती दिए। तो मतलब बैलेंस बनाने में कांग्रेस कामयाब हो गई। एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे जल्दी से बताना बहुत जरूरी है ताकि हम भूल न जाएं। राजस्थान का मैस
उसकी गड़बड़ी आप सरकार में, उसके बाद ये तमाशा और सचिन का ड्रामा और गहलोत की ड्रामेबाजी और सचिन को निकम्मा कहना, FIR तो हुई है, सब कुछ हुआ। हाँ जी। ये दिस वाज सीन एज कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप फेलियर, कि उनकी नाकामी है कि आप जीते हुए स्टेट में जहां आपको सेलिब्रेट करके सरकार चलानी चाहिए, इतनी तोड़फोड़ से आप चला रहे हैं। तो ये अंततः टिकट एडजस्टमेंट मुझे नहीं सरप्राइज करता। अब देखना ये कि कांग्रेस को कितना से नहीं, लाभ आपने बिल्कुल मिलता सही है। कहा, कांग्रेस आलाकमान के फेलियर के तौर पर इसको देखा गया। तो क्या कामयाबी अशोक गहलोत की मानी गई? क्योंकि जीत तो मध्य प्रदेश में भी मिली थी, लेकिन वहां पर कमलनाथ सत्ता में नहीं बने रहे, पर अशोक गहलोत सीएम की कुर्सी पर आज भी काबिज हैं।